हाँ तो बच्चों, हम यहाँ पर बात करेंगे मृदा उत्पादकता के बारे में, यानी कि सॉइल प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो इससे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर मृदा उर्वरता के बारे में। तो मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता का यहाँ दोनों का सामंजस्य है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ क्या देखते हैं, सबसे पहले हम मृदा उत्पादकता की परिभाषा देखते हैं। मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं? तो मृदा उत्पादकता से क्या अभिप्राय है? मृदा उत्पादकता यहाँ पर जो कि उपज से है, सीधा अभिप्राय उपज यानी पैदावार देने की क्षमता से है, जिसको रुपए या पैसे में आंका जाता है। तो देखो इसकी परिभाषा के बारे में। तो मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से है। इसको साधारणतः रुपयों में या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में व्यक्त किया जाता है। उत्पादन कई वृद्धि कारकों के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता है। पारस्परिक संबंध कौन से होते हैं? कि जैसे मान लो कि यहाँ पर मृदा उर्वरता है, कि मृदा का क्या होना चाहिए? उर्वर होना आवश्यक है। मृदा के अंदर पोषक तत्व विद्यमान होने चाहिए, उनकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। तो अधिकतम उत्पादन के लिए सभी कारकों का पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशा में होना आवश्यक है। तो देखो, अधिक से अधिक उपज या उत्पादन प्राप्त करने के लिए ये सभी जो कारक क्या है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक, यानी कि मृदा के अंदर क्या चाहिए? पोषक तत्व होने चाहिए। मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ विद्यमान होने चाहिए, सूक्ष्म जीव होने चाहिए, जिससे कि मृदा की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। तो सभी कारकों में फसल उत्पादन के लिए मुख्य कारक किसको माना गया है? मृदा को ही माना गया है। तो कोई भी उपजाऊ भूमि उत्पादक हो यह जरूरी नहीं है। तो इससे पहले वाले जो टॉपिक था मृदा उर्वरता में भी मैंने बताया था कि कोई भी जो उपजाऊ यहाँ पर मृदा है वो उत्पादक हो ये आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? कि उत्पादक भूमि के लिए उपजाऊ होना आवश्यक है, यानी कि उपजाऊ जो भूमि है उसके लिए क्या आवश्यक है? यानी कि उत्पादक, यानी कि उसमें पोषक तत्व विद्यमान होने चाहिए, उत्पादक होनी चाहिए। यदि भूमि उपजाऊ नहीं है तो वह पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में असमर्थ होती है। परिणाम स्वरूप अगर हम यहां देखें तो क्या होगा कि जब मृदा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में असमर्थ है तो सीधी सी बात है, उपज क्या होगी? घट जाती है और भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत भूमि उत्पादक न होते हुए भी उपजाऊ हो सकती है। क्या समझे? कि यानी कि अगर इसके विपरीत अगर हम देखें कि भूमि उत्पादक न होते हुए भी क्या हो सकती है? उपजाऊ हो सकती है। कैसे समझोगे? यहां पर देखो, जैसे कि भूमि उत्पादक नहीं है, ठीक है, यानी कि भूमि के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा नहीं है, फिर भी क्या हुआ? उपजाऊ हो गई। जैसे कि मान लो खेत में फसल खड़ी है, ठीक है। अब खेत में फसल खड़ी होने का सूचक क्या है? कि यानी कि उसमें क्या है? जो कि मूल, जो कि आवश्यक पोषक तत्व प्रदान किए गए हैं मृदा के द्वारा, ठीक है। अब जब पोषक तत्व प्रदान किए गए हैं तो क्या होगा? निश्चित रूप से यहां पर मृदा उत्पादक होगी। यानी कि जब फसल खड़ी है खेत में तो इसका मतलब यह है कि मृदा हमारी उर्वर है। मृदा कैसी हमारी? उर्वर है। लेकिन क्या होता है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सी परिस्थितियां? जैसे कि ओलावृष्टि, अनावृष्टि, तूफान का आना, पाला पड़ना, कीट एवं रोगों का प्रकोप होना, ये सब मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। ऐसी दशा में मृदा उत्पादक होते हुए भी, यानी कि क्या नहीं होती? उर्वर होते हुए भी, मृदा उर्वर होते हुए भी उत्पादक नहीं मानी जाती है।
तो इसका प्रभाव यहां पर पड़ता है उत्पादकता पर। तो समझ में आ गया होगा। तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखेंगे यहां पर। तो फर्स्ट है मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता में क्या देखेंगे, मृदा में यदि पौधों की वृद्धि के लिए सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, उचित अनुपात में एवं प्राप्य अवस्था में उपस्थित होते हैं तो मृदा उपजाऊ होती है। अगर मान लो मृदा की उर्वरता क्षमता को बरकरार रखना है तो क्या करना होगा हमारे को कि मृदा में यहाँ पर जो कि पौधों की वृद्धि के लिए तो जितने आवश्यक पोषक तत्व है उन आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा उचित संतुलन में रखना आवश्यक होता है। तो मृदा उपजाऊ होगी और उपजाऊ होने से उत्पादकता भी अधिक मिलती है। सेकंड देखते हैं मृदा की भौतिक दशा। अब मृदा की भौतिक दशा के बारे में बताया कि जो हमारे को बाहरी रूप से दिखाई देती है, कैसे? मृदा की उपयुक्त भौतिक दशा में पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। अगर मान लो हम बाह्य दशा में अगर देखें कि मृदा की जो है संरचना है, कणों का आकार है, यानी संरचना अच्छी है मृदा की, उसके कणों का आकार महीन है, यानी कि क्ले जो मिट्टी होती है तो क्ले मिट्टी सबसे अधिक उसमें मृतिका पाई जाती है, यानी कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक विद्यमान होती है। जल धारण करने की क्षमता, मृदा ऐसी होनी चाहिए खेती के लिए जिसमें क्या हो कि जल को धारण करने की क्षमता भी अधिक हो, वाटर लॉगिंग कैपेसिटी। वायु का संचार, मृदा के अंदर पर्याप्त रूप से आवागमन होना चाहिए, किसका? वायु का, यानी कि वायुमंडल से मृदा में और मृदा से वायु में निष्कासित होना, तो यानी कि पूरी सर्कुलेट होनी चाहिए। ये सभी क्या है? मुख्य भौतिक गुण हैं। थर्ड पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर मृदा की स्थिति के बारे में। तो देखो मृदा की स्थिति क्या होती है। स्थिति हम देखते हैं यहाँ पर अन्य कारकों के समान होते हुए भी, अगर मान लो सभी कारक समान है, यानी कि मृदा में जो पोषक तत्व समान मात्रा में है, उचित अनुपात में है, संतुलित है, तो क्या होगा कि शहर के पास वाली मृदा अधिक उत्पादक होती है। क्या होती है? शहर के पास वाली जो मृदा होती है वो अधिक उत्पादक होती है। क्यों होती है? क्योंकि शहर के नजदीक होने के कारण उसका अच्छा मूल्य मिल जाता है, खर्चा कम आता है लाने ले जाने में, तो इसलिए जो कि शहर के पास होने का उत्पादकों को फसल बेचने में सुविधा होती है और मूल्य भी अधिक मिल जाता है। उत्पाद की मांग, अगला पॉइंट है फोर्थ, उत्पाद की मांग। देखो उत्पाद की जो मांग है वो कैसे निर्भर करती है, यहाँ पर उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक है मृदा की। जो किसी वस्तु का उत्पादन समान हो और मांग बढ़ती है, मान लो कोई भी वस्तु है, ठीक है, और उसका उत्पादन तो क्या हुआ है? समान मात्रा में हुआ है, लेकिन उस वस्तु की मांग अगर बढ़ जाती है तो उस वस्तु का प्रति इकाई मूल्य बढ़ जाता है, जिससे लाभ अधिक होगा और फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसको कैसे समझोगे? जैसे मान लो अभी इस समय की हम बात करते हैं, कोरोना के समय में जो हमारी सरसों की जो फसल थी, वो सरसों की फसल सभी जगह पर समान रूप से पैदावार हुई, ठीक है। अब क्या हुआ इस कोरोना के काल में, समय में, कि सरसों के तेल की मांग बढ़ गई। सरसों के तेल की मांग बढ़ गई बाजार में। अब जब सरसों के तेल की मांग बढ़ गई तो उसका इकाई मूल्य बढ़ गया। अब जब इकाई मूल्य बढ़ गया तो किसान को जो अपनी फसल है उसका उचित मूल्य यानी कि सब अधिक मिलेगा। अब पहले के भाव और अब के भाव में अगर देखा जाए तो उसको अधिक भाव में जो कि सरसों बेचकर और अधिक पैसा मिल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहां पर उत्पादकता में क्या हुई? वृद्धि हुई। उत्पादकता क्या हो गई? बढ़ गई।
तो इस प्रकार हम यहाँ पर उत्पाद की मांग के अनुसार देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5, यातायात के साधनों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे। तो यातायात की अगर मान लो अच्छी सुचारू व्यवस्था होती है तो उत्पादन व्यय कम होगा, उत्पादन पे जो खर्चा है वो कम आएगा। तो क्या होगा कि लाभ अधिक होगा। अब जब उत्पादन पे खर्चा कम आया, किसके कारण? यातायात व्यवस्था सुचारू होने के कारण। तो यहाँ पर खर्चा कम आया तो लाभ भी अधिक हो गया। तो क्या होगा? फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी, यानी कि किसान के पास पैसा ज्यादा बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर उत्पादकता में वृद्धि हो गई। नेक्स्ट 6 पॉइंट देखते हैं, अन्य कारक। अन्य कारक जैसे मौसम की प्रतिकूल दशा, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, पाला पड़ना, तूफान आना, कीट और व्याधियों का प्रकोप, जानवरों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना, जानवरी फसलों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचा देते हैं। समय पर कृषि यानी कि शस्य क्रियाएं नहीं करना, ऐसी दशा में मृदा की उत्पादकता को कम करते हैं। यानी कि ये कारक भी मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो ये सब समय पर होने चाहिए, इनसे बचाव होना चाहिए। मौसम की प्रतिकूल दशा नहीं होनी चाहिए, अनुकूल दशा ही होनी चाहिए। कीट तथा बीमारियों का जो प्रकोप है ये भी नहीं होना चाहिए। जानवरों के द्वारा फसलों का नुकसान नहीं हो और समय पर कृषि क्रियाएं अगर करते रहें तो मृदा की जो उत्पादकता है वो प्रभावित नहीं होगी। लेकिन इन सब दशाओं के कारण मृदा की उत्पादकता प्रभावित होती है।